हाय गाइस, इस वीडियो में हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे जो स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली कभी-कभी इंटरव्यूअर आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पूछता, लाइक वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि आपको एओपी आता है, एक्चुएटर आता है या फिर ये एनोटेशन आता है, राइट? पूछ भी सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरव्यूअर आपका कंसेप्चुअल नॉलेज ट्राई करते हैं इन फॉर्म ऑफ रियल यूज केस या प्रोडक्शन यूज केसेस। तो बेसिकली वो टेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं आपको उनका यूसेज पता है कि वो कॉन्सेप्ट कौन से यूज केस में फिट बैठता है, राइट? इस वीडियो में हम 10 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके काफी हेल्प आएंगे इंटरव्यू में भी। तो अगर आप इंटरव्यू प्रेप नहीं भी कर रहे हो, ये सिनेरियोस की हेल्प से आपको प्रोडक्शन यूज केसेस का थोड़ा नॉलेज मिलेगा। तो आप ये पूरा वीडियो देखो एंड आई प्रॉमिस कि इससे आपको काफी वैल्यू एड होगा और काफी हेल्प होगा आपको आने वाली कोडिंग जर्नी में। तो पहला सिनेरियो क्या है कि इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक YAML फाइल में प्रॉपर्टी है और उसके बेस पे आपको कुछ कंडीशन लगाना है व्हाइल क्रिएटिंग अ बीन, राइट? तो होता क्या है कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जब स्टार्ट होती है तो अगर आपने कोई भी कंडीशन नहीं दिया तो वो बीन इंस्टेंशिएट हो जाएगी, राइट? तो इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाह रहा है या फिर आपकी कंडीशनल एनोटेशंस की नॉलेज चेक करना चाह रहा है वाया दिस क्वेश्चन। कंडीशनल एनोटेशन यूज करके हम ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसमें भी दो तरह की कंडीशनल एनोटेशंस यूज हो सकती है। अगर आपके पास बूलियन वैल्यू नहीं है या फिर आपके पास नॉन बूलियन वैल्यू है और उस पर आपको कंडीशन लगाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा कंडीशनल ऑन एक्सप्रेशन। तो कंडीशनल ऑन एक्सप्रेशन की हेल्प से आप यहाँ पे एंड कंडीशन दे सकते हो या कोई और कंडीशन भी दे सकते हो। और यहाँ पे जैसे वैल्यू अगर इंटीजर है तो आप ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हो। कंडीशनल ऑन एक्सप्रेशन वहां पे आपके हेल्प आता है जब आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू नॉन बुलियन है और आपको कुछ कंडीशन देना है बीन इंस्टेंशिएट करने के लिए। और अगर आपको कंडीशन लगाना है बुलियन वैल्यू पे तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो और कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी में सिर्फ आप एंड कंडीशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं बोल रहा हूँ कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी वन प्रॉपर्टी टू, और ये प्रॉपर्टी वन प्रॉपर्टी टू बेसिकली आपकी YAML फाइल या एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में रहेगी। तो इसमें अगर प्रॉपर्टी वन भी ट्रू है और प्रॉपर्टी टू भी ट्रू है तो हमारा ऑर्डर कंट्रोलर बीन इंस्टेंशिएट होगी, वरना नहीं होगी। अगेन द पर्पस ऑफ दिस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इज कि आपको कंडीशनल एनोटेशन के बारे में पता है। काफी यूज होता है प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में टू टर्न ऑन एंड ऑफ द फीचर फ्लैग्स। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अगर आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इश्यू एक्सपीरियंस कर रही है तो एज अ डेवलपर आप उसको डायग्नोस कैसे करोगे। अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा ही जाता है, स्पेशली अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर हो, क्योंकि इंटरव्यूअर आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है कि अगर कभी परफॉर्मेंस इशू आता है तो एज एन इंजीनियर आप क्या स्टेप्स लोगे। क्योंकि रेजोल्यूशन तो बात की बात है, पहले एज अ इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि आप परफॉर्मेंस इशू को डीबग कैसे करोगे, राइट? तो डीबग करने के लिए आपको पता होना चाहिए प्रोफाइलिंग का कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइब्रेरीज या टूल्स आप यूज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए मेन प्रोफाइलिंग कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पहली चीज क्या है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए प्रोफाइलिंग, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, राइट? उसके बाद आपको प्रोफाइलिंग के डिफरेंट फॉर्म्स पता होने चाहिए। तो प्रोफाइलिंग का सिंपल वर्ड में मतलब क्या रहता है कि कुछ रिकॉर्ड करना या एनालाइज करना, राइट? कि जिससे आपको परफॉर्मेंस इशू पकड़ में आ जाए। तो उस केस में आप क्या करोगे, सीपीयू प्रोफाइलिंग रहता है, राइट? तो सीपीयू प्रोफाइलिंग की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि कौन सा कोड कितना सीपीयू मेमोरी ले रहा है या कितनी सीपीयू रिसोर्सेज ले रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी माइक्रो सर्विस में कुछ कोड है जो कि काफी टाइम ले रहा है जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स टाइम काफी बढ़ जाता है, राइट? तो वो सब सीपीयू प्रोफाइलिंग में आ जाता है और इसको आप ऐड कर सकते हो थ्रेड और मेमोरी प्रोफाइलिंग के साथ भी। क्योंकि जब भी हम स्प्रिंग बूट या फिर अदर फ्रेमवर्क यूज करते हैं हमारा इंटरनली हो सकता है मल्टी थ्रेडिंग चल रहा हो, हमारे मल्टीपल सीपीयू कोर्स हो, राइट? तो कभी कभी मल्टी थ्रेडिंग जब आप यूज करते हो तो मेमोरी लीक्स हो सकता है, थ्रेड कंटेंशन हो सकता है। तो थ्रेड और मेमोरी प्रोफाइलिंग करके प्लस सीपीयू प्रोफाइलिंग करके आप काफी परफॉर्मेंस इशू को डीबग कर सकते हो। और उसके बाद थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रहता है हमारा डेटाबेस प्रोफाइलिंग। क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम क्या होता है कि जो भी आप क्वेरी यूज कर रहे हो, राइट, तो मे बी हो सकता है कि वो क्वेरी खुद ही अगर वो 2-3 सेकंड ले रही है, राइट, तो आपका ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स टाइम काफी बढ़ जाएगा। तो डेटाबेस प्रोफाइलिंग के अंदर
आपको अपनी क्वेरीज को एनालाइज करना पड़ता है, या फिर आपको इंडेक्सेस चेक करना पड़ता है कि क्वेरी स्लो क्यों चल रही है, राइट? या फिर कहीं मेरा कुछ और पार्ट मिसिंग तो नहीं है रिलेटेड टू माय एप्लीकेशन एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी, या फिर मैं कुछ कनेक्शन बार बार ओपन कर रहा हूँ, या फिर मेरे इंडेक्स नहीं बने, राइट? तो जो भी चीज़ डेटाबेस के रिलेटेड है वो डेटाबेस प्रोफाइलिंग में आपका आ जाता है। फिर आप लॉग एनालाइज कर सकते हो, तो ये तो सिंपल है कि आप स्प्लंक में एनालाइज कर सकते हो, या फिर प्रॉपर लॉगिंग आपने लगाया है या नहीं। अगर नहीं लगाया तो एज अ डेवलपर आप दोबारा से लॉग लगा के फिर उसको चेक कर सकते हो। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है लॉग एनालिसिस में, आपको पता होना चाहिए कि आप जो लॉग कर रहे हो वो लॉग करने का भी कितना टाइम लग रहा है, राइट? तो लेट्स से कि आपकी एप्लीकेशन काफ़ी क्रिटिकल है और आप काफ़ी डेटा लॉग कर रहे हो, पर आप डेटा लॉगिंग ए सिंक में नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जा रहा है, राइट? तो लॉग एनालिसिस में वो भी आप चेक कर सकते हो कि लॉगिंग करने में कितना टाइम ले रहा है, राइट? अगर ज़्यादा ले रहा है तो आप लॉगिंग को ए सिंक करो, राइट? या फिर आपके साइड कार कंटेनर्स आ जाते हैं। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट है अगर लॉगिंग को लूजली कपल्ड करने के लिए भी, तो वो सब एनालिसिस भी आप इसमें कर सकते हो। फिर आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रांजैक्शन ट्रेसिंग के लिए काफ़ी हमारे टूल्स रहते हैं, जिससे पता लगता है कि अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है तो हमारी लेटेंसी बढ़ रही है, कम हो रही है, 99 परसेंटाइल क्या है, और हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना है, राइट? कितनी हिट्स पर सेकंड आ रही है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट टूल्स उससे भी आपको परफॉर्मेंस इशू डिबग करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। ओवरऑल अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है तो अगर आप ये 5 से 6 पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हो अच्छे से, राइट? कि मैं ये करूंगा, मैं सीपीयू प्रोफाइलिंग करूंगा, मैं थ्रेड प्रोफाइलिंग करूंगा, डेटाबेस प्रोफाइलिंग करूंगा, राइट? लॉग को एनालिसिस करूंगा, मॉनिटरिंग करूंगा, राइट? ट्रांजैक्शन ट्रेसिंग करूंगा, तो उससे इंटरव्यूअर को आपके ऊपर काफी कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ जाएगा। प्लस एडिशनल आप टूल्स और लाइब्रेरीज का भी बता सकते हो कि सीपीयू और मेमोरी यूसेज के लिए जे प्रोफाइलर यूज किया जा सकता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए विजुअल वीएम यूज किया जा सकता है, राइट? इसको या फिर ग्राफाना के साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर एक्चुएटर और माइक्रोमीटर को भी का भी यूज किया जा सकता है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, राइट? और इस केस में भी आप ओपन टेलीमेट्री प्लस प्रोमीथियस प्लस ग्राफाना का भी यूज कर सकते हो, और जिपकिन आप यूज कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना काफी रहेगा। आप प्रोफाइलिंग का कॉन्सेप्ट बता दो और उसको एक्सप्लेन कर दो, टूल्स और लाइब्रेरीज बता दो, जिससे आपकी परफॉर्मेंस डिबग करने में हेल्प होगी। अगला सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि इंटरव्यूअर आपको इनडायरेक्टली स्केलिंग के बारे में पूछ सकता है कि हमारी ट्रैफिक बढ़ रहा है और हम अब अपनी एप्लीकेशन को स्केल कैसे कर सकते हैं, और फिर स्प्रिंग बूट के कौन से फीचर है जो हमें हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो इसमें इंटरव्यूअर एक तो आपकी सिस्टम डिजाइन नॉलेज चेक करना चाह रहा है, दूसरा वो चेक करना चाह रहा है कि आपको एसिंक एनोटेशन का पता है या नहीं। तो सिस्टम डिजाइन पर्सपेक्टिव से आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पता होनी चाहिए, वर्टिकल स्केलिंग पता होनी चाहिए, लोड बैलेंसर पता होना चाहिए। ये आप मेरा सिस्टम डिजाइन मास्टर क्लास वीडियो देख सकते हो। तो ये आप 10 मिनट का वीडियो है, पर ये पूरा एनिमेटेड है और आपको अच्छे से समझ आएगा कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है, वर्टिकल स्केलिंग क्या है, प्रोजेक्ट में और चीजें कैसे यूज होती हैं, राइट? तो इसमें मैंने पूरा आर्किटेक्चरल वाइज समझाया है, तो इससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा जो भी सिस्टम डिजाइन बेसिक्स के रिलेटेड है। उसके बाद आप एसिंक्रोनस एनोटेशन का बता सकते हो कि सिंक एनोटेशन से हम मल्टीपल टास्क को एसिंक्रोनसली हैंडल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्स थोड़े फ्री हो जाते हैं। और फिर आप कैशिंग का एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैशिंग अगर हम लगा देंगे यूजिंग कैशेबल एंड कैशे विद टैग, राइट? और रेडिस अगर हम यूज कर लेंगे तो उससे भी हमारी परफॉर्मेंस या फिर हमारा ट्रैफिक हैंडलिंग इंप्रूव हो जाएगा। कि अगर हम डेटाबेस से लेके आ रहे हैं, लेट से 1 सेकंड लग रहा है, तो वो रिसोर्स 1 सेकंड के लिए यूज हो रहा है, राइट? सीपीयू का। अगर हम रेडी से लेके आ रहे हैं, मे बी उसको 100 मिली सेकंड लग रहा है, तो हमारा 90% टाइम बच जाएगा अगर हम कैशिंग यूज करेंगे फॉर फ्रीक्वेंट कॉल पैटर्न्स। तो इसमें कैशिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें कैशेबल और कैशे विद एनोटेशन मेन यूज होता है, और इसको आप रेडिस के साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगेन कैशिंग का भी पूरा वीडियो मैंने बनाया है, तो ये वीडियो देख सकते हो अगर आपको कैशिंग डिटेल में देखना है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ समझा रखा है, और कैसे रेडिस को इंटीग्रेट कर सकते हैं और कौन सी कैशिंग एनोटेशन हम यूज कर सकते हैं। जो है हमारा कि वो ट्रांजैक्शंस की नॉलेज चेक करना चाह रहा है इंटरव्यू, पर वो आपको पूछ सकता है कि स्प्रिंग बूट में ट्रांजैक्शन कैसे हैंडल करते हैं, और ट्रांजैक्शनल एनोटेशन के इंटरनल क्या कोड रन होता है। बेसिकली एज अ डेवलपर अगर आप ट्रांजैक्शनल एनोटेशन यूज नहीं करोगे तो आपको कौन सा कोड लिखना पड़ेगा, राइट? तो इससे वो आपकी
कमिट और रोल बैक कॉन्सेप्ट की नॉलेज चेक करना चाह रहा है, क्योंकि जब हम ट्रांजैक्शनल एनोटेशन नहीं यूज करते, सिंपल जावा में कोड लिखते हैं राइट, तो वो कोड कुछ इस तरह दिखता है। हम कनेक्शन ओपन करते हैं, हम फिर कनेक्शन को कमिट करते हैं, फिर कनेक्शन रोल बैक करते हैं राइट। तो ये जो भी हमारा बॉयलर प्लेट कोड है, ये सब रिमूव हो जाता है जब हम ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का यूज करते हैं स्प्रिंग बोट में फॉर डेटाबेस ऑपरेशंस। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का यूज किया जा सकता है। और अगर हम ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का यूज नहीं करते तो हमें खुद से कमिट और रोल बैक का कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा, और वो 8-10 लाइनें हमारा कोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम स्प्रिंग बोट एनोटेशन की हेल्प लेते हैं टू हैंडल एंड मैनेज ट्रांजैक्शंस। अगला सिनेरियो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि अगर आपको डिप्लॉय करनी है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, पर आपको सर्वर पे कॉस्ट खर्च नहीं करना जब तक वो रिक्वेस्ट को हैंडल ना करे राइट। तो लेट्स से कि अगर आपको दिन में 10 या 20 रिक्वेस्ट आएगी कुछ फंक्शन की, और उसके लिए अगर आप पूरा दिन सर्वर चला रहे हो राइट, तो वो आपको कॉस्ट सर्वर की देनी ही पड़ेगी अगर ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा राइट। तो उस केस में इंटरव्यूअर आपको आपका नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको सर्वरलेस कंप्यूटिंग या सर्वरलेस प्लेटफॉर्म के बारे में पता है या नहीं। तो अगर मैं AWS लैम्बडा की एग्जांपल लूं राइट, तो उसमें क्या होगा कि मुझे तब तक पैसे नहीं देने पड़ेंगे जब तक मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आएगी, और मुझे उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितनी जितनी देर मेरी रिक्वेस्ट एक्टिव रही, या फिर जितनी देर सर्वर ने अपना काम करा। एक बार रिक्वेस्ट आई, सर्वर मेरा 1 मिनट चला, फिर रिक्वेस्ट नहीं आई, तो 1 मिनट के बाद वो सर्वर को फिर से स्केल डाउन कर देगा, तो आपका कॉस्ट बंद हो जाएगा पे पर यूज। और अगर रिक्वेस्ट ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी तो AWS इंटरनली ज्यादा सर्वर ओपन कर देगा, पर इस केस में परफॉर्मेंस इश्यू हो सकता है। इसलिए हम सर्वरलेस प्लेटफॉर्म्स का यूज क्रिटिकल माइक्रो सर्विसेज के लिए नहीं करते हैं। ये हमारा माइक्रो फंक्शंस के लिए यूज होता है कि जो आपको बैकएंड में चलाने हैं, जिसका परफॉर्मेंस के साथ ज्यादा लिंक ना हो। तो अगर आपको AWS लैम्बडा में लैम्बडा फंक्शन बनाना है, तो आपको इस तरह से कुछ लैम्बडा हैंडलर का यूज करना पड़ता है, और वो एक्सटेंड करता है स्प्रिंग बोट रिक्वेस्ट हैंडलर को, और बाकी कोड आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगेन द पॉइंट ऑफ दिस सिनेरियो इज, एज अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए इस ऑप्शन का, कि कल को अगर आपके पास कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है, इसमें आपको कोई कोड चलाना है और पैसे भी बचाने हैं, और वो कोड बैकएंड में परफॉर्मेंस उसका उतना क्रिटिकल नहीं चाहिए आपको, तो आप सर्वरलेस प्लेटफॉर्म को एज अ ऑप्शन दे सकते हो बिजनेस स्टेक होल्डर को। तो इसलिए आपको एज अ इंजीनियर पता होना चाहिए कि ये भी चीज मार्केट में आजकल चल रही है और एज अ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है, कोल्ड स्टार्ट लेटेंसी है अभी भी, इसलिए आपकी एप्लीकेशंस काफी छोटी होनी चाहिए जिससे आपकी डिपेंडेंसीज 5-10 सेकंड में लोड हो जाए। अगर आपकी एप्लीकेशन काफी बड़ी है तो वो लूप में चला जाता है और फिर आपको थोड़ा एडिशनल कोड लिखना पड़ता है, तो उस लेवल डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कोल्ड स्टार्ट लेटेंसी हो सकती है, पर कॉस्ट एफिशिएंसी भी है राइट, पैसा बच रहा है आपका। प्रोज एंड कॉन्स है, पर हाई लेवल जो प्रो है हमारा कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑटोमेटिक स्केलिंग, और उतना ही पैसा दो जितना यूज हो रहा है। इसमें क्या है, कोल्ड स्टार्ट लेटेंसी है, टाइम लिमिट रहता है और रिसोर्स कंस्ट्रेंट रहते हैं। आपको डायरेक्ट सर्वर का एक्सेस या मैनेजमेंट नहीं मिलता राइट, क्योंकि वो AWS इंटरनली हैंडल कर रहे सब कुछ। नेक्स्ट सिनेरियो है जो कि काफी यूज होता है प्रोडक्शन एप्लीकेशन में, हाउ वुड यू हैंडल मल्टीपल बीन्स ऑफ सेम टाइप राइट। तो कभी कभी आपके पास सिनेरियो रहता है कि आपके पास मल्टीपल बीन्स है, अगर आप उसको हैंडल नहीं करोगे तो आपको वो एम्बिग्यूटी एरर मारेगा, आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन ही नहीं होगी राइट, क्योंकि स्प्रिंग बूट को पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी बीन को मुझे पिक करना है और कौन सी बीन को मुझे इग्नोर करना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, वो इंटरव्यूअर आपकी क्वालिफायर और प्राइमरी एनोटेशन की नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि अगर मैं आपको डायरेक्टली पूछता हूँ क्वालिफायर और प्राइमरी, मे बी आप बहुत इजी आंसर दे पाओ राइट। पर अगर मैं सिंपल आपको ये लाइन बोलता हूँ, हाउ वुड यू हैंडल मल्टीपल बीन्स ऑफ सेम टाइम, तो कभी कभी इंटरव्यू में बंदा नर्वस हो जाता है, सभी नर्वस हो जाते हैं, और हम डायरेक्टली लिंक नहीं कर पाते कि हाँ ये चीज हमारी क्वालिफायर और प्राइमरी एनोटेशन से इजिली हैंडल हो सकती है। और ये प्राइमरी और क्वालिफायर का भी मैंने एक्सप्लेन करा है इस वीडियो में, तो ये भी आपका 5 से 6 मिनट का वीडियो है। इसमें आपको डिटेल में कोड एग्जांपल की हेल्प से मैंने समझाया कि कैसे वो चलता है और रन टाइम में कैसे वो पिक होता है। तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हो इस सिनेरियो के लिए। तो हमारा अगला सिनेरियो है कि
अगर हमें कोई भी डिपेंडेंसी ऑटो कॉन्फ़िगर नहीं करवानी स्प्रिंग बोट से, राइट? क्योंकि जब स्प्रिंग बोट रन होता है तो आपकी ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस चलती हैं। हमारे पास मोर देन 150 ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं स्प्रिंग बोट में। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको इंटरव्यूअर आपकी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज चेक करना चाह रहा है, जो कि कोर है स्प्रिंग बोट का, राइट? तो अगर मैं इस लिंक में जाता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास मोर देन 150 फाइल्स हैं जो कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंडर चलती हैं जब आप स्प्रिंग बूट रन करते हो। तो यहाँ पे अगर मैं डेटा सोर्स में जाता हूँ तो आप देखोगे ये वाली जो क्लास है वो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आती है। तो ये इसका सोर्स कोड है, और ये सोर्स कोड में अगर आप देखोगे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज पिक कर रहे हैं स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, और भी काफी इसमें लॉजिक चल रहा है, राइट? यूआरएल है, प्रॉपर्टी है, एंड ऑल अदर थिंग्स, राइट? तो अभी क्वेश्चन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो मैंने बनाई है उसमें ये वाला कोड या फिर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ना चले जब मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन हो रही है। तो इस केस में आपको एक्सक्लूड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है या एक्सक्लूड एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है, और यहाँ पे आप ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास दे सकते हो जो आपको एक्सक्लूड करनी है। और सेम वे से आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में भी दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग डॉट ऑटो कॉन्फ़िगर डॉट एक्सक्लूड, और यहाँ पे आपका क्लास नेम का पाथ आ जाएगा। आंसर वाइज इट्स वेरी सिंपल, एक्सक्लूड कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस और कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये आंसर दे पाओगे। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप ये देख सकते हो कि कौन सी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और हर एक फाइल का डिफरेंट सोर्स कोड रहता है, और डिफरेंट सोर्स कोड के अंदर क्या हो रहा है, राइट? पर इतना डिटेल में भी जरूरत नहीं है कि आप हर एक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, पर हाई लेवल आपको पता होना चाहिए कि 150 प्लस ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस रहता है। तो हमारा अगला सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सेट ऑफ एपीआईज है और हमें लॉगिंग मैकेनिज्म लगाना है इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए बिफोर द कंट्रोलर प्रोसेसेस देम, राइट? तो ये कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बिफोर द कंट्रोलर प्रोसेसेस देम, बिकॉज अगर आपको कोई भी लॉगिंग लगाना है तो वो आप एओपी की हेल्प से भी लगा सकते हो, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट इस सिनेरियो के लिए आई विल प्रेफर कि आप इंटरसेप्टर्स का यूज करो, बिकॉज इंटरसेप्टर्स एक तो काफी आसान है यूज करना, और उसके बाद वो ये सिनेरियो में डायरेक्टली फिट बैठते हैं इंटरसेप्टर्स। तो इंटरसेप्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे जब भी हमारी रिक्वेस्ट आई वो सबसे पहले हमारी फिल्टर्स पे जाती है। ये फिल्टर्स आपने देखा होगा जब हम ऑथराइजेशन करते हैं, या फिर अगर आपने JWT इम्प्लीमेंट करा होगा तो आपने डू फिल्टर इंटरनल मेथड को देखा होगा अपने कोड में कि वहां पे आप हैंडल कर रहे हो। तो फिल्टर हमारा डिस्पैचर सर्वलेट से पहले होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो यहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के टास्क करने चाहिए हमें, यहाँ पे वो यूज केस है फिल्टर्स का। और हमारा जब MVC आर्किटेक्चर के अंदर डिस्पैचर सर्वलेट के बाद और कंट्रोलर के बीच में हमारा रहता है हैंडल इंटरसेप्टर्स। तो यहाँ पे हम लॉजिक लगा सकते हैं, अगर हमें इंटरसेप्ट करनी है कोई रिक्वेस्ट, मतलब कि हमें रिक्वेस्ट रोकनी है, उस पर कुछ काम करना है और फिर कंट्रोलर को भेज देनी है, और जब वो कंट्रोलर के बाद वापस आएगी फिर उस पर कुछ काम करना है और फिर हम व्यू को भेज देंगे, राइट? और उसके बाद हम फाइनल स्टेप चला सकते हैं। तो इंटरसेप्टर्स का आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये डिफरेंस रहता है फिल्टर्स और इंटरसेप्टर्स में। और इंटरसेप्टर्स हमारा कंट्रोलर से पहले रहते हैं, वहां पे हमारे तीन तरह के मेथड हैं। पहला हमारा रहता है प्री हैंडल। प्री हैंडल मतलब कि यहाँ पे कंट्रोलर से पहले, राइट? तो यहाँ पे आप लॉजिक चला सकते हो, कुछ भी करने का, लॉगिंग लगा सकते हो, या फिर आपको कुछ डेटा के रिलेटेड कुछ करना है वो कर सकते हो। फिर आपका रहता है पोस्ट हैंडल। तो पोस्ट हैंडल मतलब कि कंट्रोलर ने अपना काम कर दिया पर अभी व्यू रेंडर नहीं हुआ है, तो कंट्रोलर और व्यू के बीच में आपका पोस्ट हैंडल आ जाता है। और फिर आफ्टर कंप्लीशन जो है वो हर सिनेरियो में चलता है। यहाँ पे बेसिकली आप क्लीन अप एक्टिविटीज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे इंटरसेप्टर बनाते हो, लॉग इंटरसेप्टर जो कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हैंडलर इंटरसेप्टर को, और यहाँ पे हमने तीन मेथड्स को ओवरराइड करा, प्री हैंडल, पोस्ट हैंडल एंड आफ्टर कंप्लीशन। तो इससे आपका इंटरसेप्टर इम्प्लीमेंट हो जाता है। पर आपको एक एडिशनल स्टेप करना पड़ता है, जो कि इसको आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर करने के लिए आप माई इंटरसेप्टर कॉन्फ़िग इम्प्लीमेंट वेब MVC कॉन्फ़िगर को यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आपका इंटरसेप्टर का नाम दे सकते हो और यहाँ पे पाथ दे सकते हो। तो पाथ का मतलब कि कौन सी रिक्वेस्ट के लिए आपको लॉग इंटरसेप्टर चलाना है। अगर आप स्टार दे रहे हो तो मतलब कि कोई भी रिक्वेस्ट आपके प्रोजेक्ट में आ रही है उसका आपका लॉग इंटरसेप्टर चलेगा। तो ये हमारा ओवरऑल इंटरसेप्टर का कॉन्सेप्ट रहता है।
अगेन ये रिक्वायरमेंट आप लॉगिंग की एओपी के साथ भी कर सकते हो, पर अगर आपको अकेली लॉगिंग ही करनी है तो इंटरसेप्टर्स में क्या है कि थोड़ा सिंपलर रहता है, एओपी में थोड़ा आपका लर्निंग कर्व रहता है सीखने के लिए, राइट। तो एओपी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो के लिए हमारा आ जाता है, इंटरसेप्टर्स हमारा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियोस लाइक लॉगिंग ऑडिटिंग के लिए हमारा यूज किया जाता है। अभी जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो एओपी के रिलेटेड है। तो अगर आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि मुझे जितनी भी मेरे मेथड है ट्रांजैक्शनल एनोटेशन में, उसमें मुझे एग्जीक्यूशन टाइम लगाना है, राइट। तो ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है ऊपर वाले सिनेरियो से जो अभी हमने डिस्कस किया। इसमें हमें एनोटेशन कंडीशन लगानी है, तो इस केस में हमारा डेफिनेटली एओपी यूज होगा। तो अगर आपको एओपी थोड़ा डिटेल में समझना है तो आप इस वीडियो पे जा सकते हो जहाँ पे मैंने टॉप 10 एसेंशियल स्प्रिंग बोट इंटरव्यू कॉन्सेप्ट समझाए हैं, और टॉपिक 8 हमारा है एओपी। तो इसको आप यहाँ पे समझ सकते हो, मैं सारे टैग्स को एक्सप्लेन करा है, बिफोर, आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर थ्रोइंग, राइट। तो इससे आपको डिटेल में नॉलेज मिलेगा एओपी का। बट इस सिनेरियो के लिए हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा, हमारा अराउंड टैग रहता है और यहाँ पे हमारा एनोटेशन का फिल्टर लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो ये ब्लॉक चलेगा वो उसके लिए चलेगा जिसमें ट्रांजैक्शनल एनोटेशन है मेथड में। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में आप एओपी का समझा सकते हो इंटरव्यूअर को। तो आप यहाँ पे एओपी का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ो, इसमें मैंने डिटेल में एग्जांपल भी दिया है। और उसके बाद आप वहां पे एनोटेशन का फिल्टर लगा सकते हो जिससे कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शनल एनोटेशन के मेथड है उसमें ये लॉजिक आपका लॉगिंग का या फिर कोई भी लॉजिक आपको लगाना है वो इनेबल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एओपी। तो हमारा लास्ट सिनेरियो क्या है कि आपको अगर स्पेसिफिक रोल्स को इम्प्लीमेंट करना है तो आप कैसे करोगे अपनी स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन के लिए। अगेन तो इसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन का नॉलेज होना चाहिए, ऑथराइजेशन का नॉलेज होना चाहिए, जेडब्ल्यूटी का नॉलेज होना चाहिए, प्री ऑथराइज एनोटेशन का नॉलेज होना चाहिए, राइट। जेडब्ल्यूटी की वीडियो यहाँ पे मैंने पूरी 20 से 25 मिनट की है जिसमें मैंने डिटेल में पूरा समझाया कि जेडब्ल्यूटी कैसे यूज करना है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और कोड एग्जांपल के साथ पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करा है विद मोंगोडीबी नो सीक्वल डेटाबेस। तो ये वीडियो आप जरूर देखो, और इसका कोड बेस भी आपको hungrycoders.com पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं स्प्रिंग बोट में जाऊंगा और यहाँ पे जेडब्ल्यूटी है, तो जेडब्ल्यूटी के अंदर मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल भी दी है और यहाँ से आपका कोड भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पोस्टमैन कलेक्शन भी मिल जाएगी। तो इसको आप कोड डाउनलोड करके जरूर एक्सप्लोर करो अपने लोकल में, और पोस्टमैन से आप हिट करो डेटा सेव हो रहा है, अपडेट हो रहा है, व्यू हो रहा है, टोकन सही से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो ये आप जरूर चेक करो। और उसके बाद जो प्री ऑथराइज टैग रहता है हमारा, उसमें हम रोल बेस्ड लगा सकते हैं कि हैज रोल, और यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी आपकी लग जाती है। तो प्री ऑथराइज टैग भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। पर ओवरऑल अगर आपको कोई भी सिनेरियो पूछा जाता है ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आपको नॉलेज होना चाहिए प्री ऑथराइज एनोटेशन का रोल बेस्ड के लिए और जेडब्ल्यूटी का फॉर प्रॉपर ऑथराइजेशन। जेडब्ल्यूटी वीडियो आप जरूर देखो और यहाँ पे आप कोड जरूर इसको एक्सप्लोर करो, ये कोड से आपको काफी हेल्प मिलेगा। आप लोकल में चलाओ, आपका एज इट इज चल जाएगा, आप डिपेंडेंसीज डाउनलोड करोगे तो। और उसके बाद आप खुद की कलेक्शंस बना के उसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि टोकन सही से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो ये थे हमारे 10 सिनेरियोस। तो इसमें हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए ऑलरेडी, जो कि आपको इंटरव्यू में जरूर पूछे जाएंगे, इसमें से एक या दो क्वेश्चंस तो। और उसके बाद आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी थोड़ा बढ़ेगा और आपको हेल्प मिलेगा कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको आप कहाँ पे यूज करो और वो कहाँ पे ऑलरेडी यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। So if you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and hit that bell icon for more programming content.